गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स आज हम अपना 25 डेज प्लस से अलग एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैं चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ ये 25 डेज प्लस में इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा मैं अलग से बढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर यूजफुल होता है, एमबीए में भी यूजफुल होता है, ये बीकॉम में भी यूजफुल होता है। तो इसको क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं, बीकॉम वाले भी देख सकते हैं और एमबीए वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि चेंजेस दिखाती है फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी की, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि दिखाती है चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस हम कैसे पता कर पाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके, ठीक है ना। ड्यूरिंग ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ये समय समय पर प्रिपेयर की जाती है। जब जब हमें इसकी नीड होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। और कैसे पता लगाते हैं कि कितना चेंज आया? इन टर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन टर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसी टर्म जो हम कैश में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं वो। इसके बाद क्या हो जाएगा? अब हमें पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश एंड कैश, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के पीछे हमारे उद्देश्य क्या है, क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें क्या प्रोवाइड कराना है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। किसको? कंपनी के ओनर को। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है? कितना पैसा मेरे पास आया। इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना। क्या होता है? पैसे का आना। कि कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मेरे पास आया है और कितना मेरे पास से पैसा गया है, ठीक है ना। कितना पैसा गया है, ये हम किससे पता लगाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगाते हैं कि हाउ मच कैश इनफ्लो इन द बिजनेस एंड हाउ मच कैश आउटफ्लो फ्रॉम द बिजनेस थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरीके की एक्टिविटीज प्रिपेयर करते हैं हम। पहली एक्टिविटी का नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी का नाम होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू शो द इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, इन तीनों एक्टिविटीज में जो भी खर्चा हुआ या जो भी हमने ये आमदनी करी, ये इन तीनों एक्टिविटी से हम पता लगाते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। और ये तीनों एक्टिविटी ही बताती हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे बिजनेस में कैश का। मतलब कि इन तीनों एक्टिविटी के थ्रू हमने कितना कितना पैसा कमाया, कितना कितना पैसा गवाया। इन तीनों एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चल जाता है। और ये तीनों एक्टिविटी ही इम्पैक्ट डालती है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, ठीक है ना। क्योंकि इन तीनों एक्टिविटी के थ्रू ही पैसा जाता है, इन तीनों एक्टिविटी के थ्रू ही पैसा आता है। अभी मैं ये तीनों एक्टिविटी डिटेलिंग में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू हेल्प द मैनेजमेंट इन कैश प्लानिंग। देखो, जब हमारे पास पता होगा कि हमारे पास हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन कौन से रिसोर्सेस की हमें जरूरत है, तो हम क्या कर पाएंगे? हम उसी हिसाब से अपने पास कैश को जोड़ करके रखेंगे कि ताकि हम अपनी नेसेसरी रिसोर्सेस को इकट्ठा कर सकें और पैसा वहां वहां खर्च करेंगे जहां हमें जरूरत है। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे हमें पैसा हमारे पास आता रहे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से हमें रिटर्न मिलता रहे, ठीक है ना। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमें कैश प्लानिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। कैश प्लानिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर द चेंजेस इन द कैश बैलेंस। अब ये एक बिजनेसमैन को या एक एंटरप्रेन्योर को क्या एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि जो मेरे कैश में या मेरे प्रॉफिट में चेंजेस आए हैं समय के साथ, वो चेंजेस क्यों आए हैं, क्या कारण रहे होंगे। जैसे देखो, कैश मैंने पिछले साल कमाया था, जैसे मैंने कैश प्रॉफिट कमाया, पिछले साल मैंने प्रॉफिट कमाया था 4 लाख रुपए, ठीक है ना। अब इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया 7 लाख रुपए। तो बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया ना, कैश का जो इनफ्लो हुआ
3 लाख का जो कैश का इनफ्लो हुआ है हमारे बिजनेस में या प्रॉफिट हमारा जो इंक्रीज हुआ है उसके कॉजेस बताएगी कि हमने ऐसा क्या किया जिससे मेरा 3 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ या 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। मैंने ऐसे कौन से खर्चे किए जिनसे मुझे और ज्यादा आमदनी हुई, मैंने ऐसी कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट की जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 3 लाख हो गया। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को या एक बिजनेसमैन को ये बताती है कि हमारे बिजनेस में किस किस जरिए से पैसा गया है और किस किस जरिए से हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, कितना पैसा हमारे बिजनेस से जा रहा है, कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये सब बताती है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझा दिए। 4 ऑब्जेक्टिव वाइड इनफ होते हैं किसी भी एग्जामिनर को या किसी भी पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए। 4 ऑब्जेक्टिव बहुत रहते हैं। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको ये दे दी, और अगर बेसिकली हिंदी में भी बताना है तो ये भी बता सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है ना, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटी होती है जिनके थ्रू जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी हम आगे तीनों एक्टिविटीज को समझेंगे, क्या क्या आता है इन तीनों एक्टिविटीज में। ठीक है ना, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटे हमारे पास 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। पहले नंबर की एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो होती है वो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरे नंबर पे आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी आती है? तीसरे नंबर पे आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए अब इन तीनों एक्टिविटीज को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये तीनों एक्टिविटी होती क्या है? 3 एक्टिविटी प्रिपेयर करी जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पहली एक्टिविटी आती है बेटा मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के में डील करते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम यहाँ पे मैं इसमें लिख रहा हूं इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी we deals with in operating activity we deal with we deals with short term assets, short term assets, short term assets and short term and short term liabilities। इसमें हम शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में डील करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई? या इसको आप ये भी बोल सकते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं हम उसमें डील करते हैं। ऑपरेटिंग आइटम्स में डील करते हैं, ऑपरेटिंग आइटम्स में। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में डील करते हैं जिनको हम ऑपरेटिंग आइटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स कौन से हो जाएंगे? शॉर्ट टर्म एसेट बेटे वो एसेट होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो शॉर्ट टर्म एसेट में पहले नंबर का एसेट आ जाएगा हमारा डेटर्स। ठीक है ना, डेटर्स के बाद हमारे आ सकते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स के बाद बिल रिसीवेबल आ गया। फिर मेरा स्टॉक आ सकता है, स्टॉक भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक के बाद हमारा आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरा एसेट होता है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट हो जाता है। यहाँ पे हम इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन्वेंट्रीज भी लिख सकते हैं और ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है ना, यह और दूसरा हो सकता है हमारा एक्रूड इनकम। क्या होता है? एक्रूड इनकम। बेटे ये हमारे वो एसेट्स हैं जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स आर दोज एसेट्स
टू whom we can convert into cash within a year। एक साल में हम इनको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरी चीज आती है इसमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बेटे ऐसे उधार जिनको हमें एक साल के अंदर चुकाना है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमने वो उधार नहीं लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं, उन उधार को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में पहले नंबर पे मेरा आ सकता है क्रेडिटर्स। ठीक है ना, पहले नंबर पे क्रेडिटर्स आ सकता है, फिर आ सकता है मेरा क्रेडिटर्स के बाद ट्रेड पेबल्स। क्या आ सकता है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेम से बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है? ट्रेड पेबल्स के बाद यहाँ पे देखेंगे बिल्स पेबल्स भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बिल्स पेबल्स। बिल्स पेबल्स। दूसरा क्या आ सकता है मेरा? दूसरा मेरा आ सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ सकता है। इसमें आ सकता है मेरे भाई, ये आ सकता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में मेरा एक आइटम और आ सकता है जिसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस, ये मेरा किस में आता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में आता है। मैंने क्या देखा? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील करते हैं करंट एसेट से और करंट लाइबिलिटी से, या शॉर्ट टर्म एसेट से या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से। फिर उसके बाद हमने समझा शॉर्ट टर्म एसेट कौन से होते हैं, फिर हमने देखा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं। तो ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन सब चीजों से डील करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी ये मैं सवाल को समझाने के लिए इस ट्रिक को यूज करता हूं। आपको ये सिर्फ समझना है इस ट्रिक से, किसी को ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। डेटर्स देखो, मेरी क्या एग्जाम्पशन रहती है? मेरी एग्जाम्पशन ये रहती है, जैसे मुझे रफ करना पड़ेगा बेटे थोड़ा सा, है ना, ये वाला मुझे रफ करना पड़ेगा। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो मैं अजम्पशन मान के चलता हूँ या जो मेरे समझाने की ट्रिक है वो ये है। अगर करंट एसेट्स, इस करंट एसेट को मैं हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में समझना है आपको। इफ द वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, इफ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स डिक्रीज्ड या इंक्रीज लिखते हैं पहले। इफ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इंक्रीज्ड, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है ना, अगर करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है या बढ़ती है, देन वी 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 पुट इट इनटू माइनस आइटम्स, इनटू माइनस आइटम्स। इसको हम माइनस आइटम में डाल देंगे, माइनस आइटम में डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? इसकी एक मैं समझाने की आपको ट्रिक बताता हूं। जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, जैसे हम किसी शॉपकीपर के पास गए हैं, ठीक है ना, शॉपकीपर के पास जब हम गए हैं, शॉपकीपर से हमें क्या खरीदना है? हमें एक चॉकलेट खरीदनी है। ठीक है, क्या खरीदना है? चॉकलेट खरीदना है हमें। जब हम चॉकलेट खरीदेंगे तो हमें शॉपकीपर को क्या देना पड़ेगा? हमें कंज्यूमर, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, जो भी इस सामान को लेगा। जब कंज्यूमर को ये चॉकलेट चाहिए तो कंज्यूमर को पहले इसको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे ना। देखो अगर मैं इसको ये एसेट बेचूंगा तो ये मुझे बदले में क्या देगा? ये मुझे देगा पैसे। क्या देगा? रुपीज, ये शॉपकीपर को दे देगा। ठीक है ना। देखो ऐसा मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कंज्यूमर हैं, हमें क्या करना है? हमें कोई एसेट खरीदना है अपने लिए। एसेट को मैं यहाँ पे मशीनरी भी मान सकता हूँ। ठीक है, चॉकलेट को हटा दो, एसेट को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मशीन, मशीनरी। एग्जाम्पल लिया सिर्फ मैंने ये, मैं यहाँ पर मशीनरी खरीदने आया। मशीनरी मुझे जब भी तो देगा ये शॉपकीपर जब मैं इसको पैसे दूंगा। इट मींस मेरा आउटफ्लो हो रहा है। और देखो कैश का तो आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन मेरे एसेट तो बढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है? जब मेरे एसेट बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो पैसा जाएगा, और पैसा जाता है तो उसको कहाँ लिखते हैं? जब पैसा जाता है तो उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। इसको मैं दोबारा से हिंदी में भी लिख देता हूं एक बार। यहाँ पे हिंदी में कैसे लिख रहा हूं मैं, देख लेना। अगर अगर एसेट की वैल्यू, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैल्यू
इंक्रीज इंक्रीज होती है तो माना जाएगा माना जाएगा कि पैसा जाएगा पैसा जा रहा है। और जब पैसा जाता है जब पैसा जाता है तो क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं। इतना समझ में आया? ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज क्या हो जाएगी इसकी, इसी में दूसरा हम लिख सकते हैं, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज या घटती है तो माना जाएगा तो माना जाएगा कि एसेट बिक रहा है, कि एसेट बेचा है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसेट बेचा है। और एसेट बेचा है, बेचने पर पैसा आता ही है, ठीक है ना। तो बेचने पर पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो क्या करते हैं, बेटे हम करते हैं प्लस, ठीक है ना। तो हम कर देंगे इसको सिंपली प्लस कर देंगे। क्या कंसेप्ट है इसमें, अगर एसेट को खरीद रहा हूं, एसेट को जब मैं खरीदूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा। देखो मैंने पहले केस में लिखा है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एसेट मेरे बढ़ रहे हैं, 5,000 के एसेट थे अब वो 10,000 के हो गए, इट मीन मैंने और एसेट परचेज करे होंगे ना। तो जितने ज्यादा आप दुकानदार से सामान खरीदते हो उतने ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है। भले से आपके पास एसेट क्रिएशन हो रहा है मगर आपके पास से कैश जा तो रहा है, और जब कैश जाता है तो माइनस में लिखते हैं। और जब हम किसी भी एसेट को बेचते हैं, जैसे एज्यूम करो कि आपको शॉपकीपर हो, आप अपनी शॉप में से कपड़े बेच रहे हो, आपकी कपड़ों की दुकान है, आप अपनी शॉप में से कपड़े बेच रहे हो कस्टमर को। जब आप कस्टमर को कपड़े बेचते हो तो कपड़े जो आपने कस्टमर को दे दिए, आपके पास से एसेट कम हो गए, और वहां से कस्टमर क्या दे रहा है आपको, कपड़े के बदले में पैसे दे रहा है, तो कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो। तो मैंने यही वो लिखा है कि जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो या घटेगी तो क्या करते हैं, माना जाएगा कि एसेट मैंने बेचा है, और जब मैंने एसेट बेचा है तो बेचने पर पैसा आएगा, और जब पैसा आता है तो इसको करते हैं प्लस, ठीक है। इसको नोट करो, और नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को दोबारा देखना, एक बार समझ में आ जाएगा बेटा, 100% आ जाएगा। अब सेम मुझे क्या करना है, अभी तो मैंने पढ़ा एसेट का केस, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा लाइबिलिटी का केस। क्या पढ़ना है मुझे अब, इन केस ऑफ करंट लाइबिलिटी, इन केस ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब देखो करंट लाइबिलिटी का क्या केस है, इन केस ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। लाइबिलिटी का क्या केस है, एसेट का केस हमने ऊपर समझा। बेटे लाइबिलिटी का केस ये होता है, इसमें मैं बता देता हूं आपको हिंदी में, जब, सॉरी ये गलत लिखा गया, यहाँ पे लिखेंगे सही से, जब हम ज्यादा या जब लाइबिलिटी की वैल्यू जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है या इंक्रीज होती है, या इंक्रीज इंक्रीज होती है तो माना जाता है तो माना जाता है कि हमारे पास पैसा पैसा आएगा और पैसा आएगा तो क्या करते हैं मेरे भाई, पैसा आएगा तो प्लस करते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है, जब लाइबिलिटी की वैल्यू जब लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है कम होती है कम होती है तो माना जाएगा कि माना जाएगा कि लाइबिलिटी
लाइबिलिटी चुका रहे हैं, चुका रहे हैं का मतलब होता है पे कर रहे हैं, चुका रहे हैं या पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या पे कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें करना होता है माइनस, ठीक है ना। लाइबिलिटी जितनी ज्यादा आप लेते चले जाओगे, देखो यहाँ पे एक्स है, ठीक है ना, ये बंदा कोई है एक्स, ये क्या कर रहा है, ये किसी से पैसे उधार ले रहा है जिसका नाम है वाई। इसने पहले वाई से उधार लिए 10,000 रुपए, ठीक है ना। फिर इसने वाई से उधार लिए 20,000 रुपए, फिर इसने वाई से उधार लिए 10,000 रुपए अगले महीने, फिर इसने वाई से अगले महीने 5,000 रुपए उधार ले लिए, फिर इसने अगले महीने वाई से 5,000 रुपए उधार ले लिए। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हर महीने बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इसके पास लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बेटा आप एक चीज नोटिस करो कि इसके पास पैसा भी तो बढ़ रहा है, ये इससे पैसे लेता जा रहा है तो इसकी जेब में तो ये पैसे भरते चले जा रहे हैं ना, इसकी जेब में तो आ रहे हैं ना ये पैसे। तो जब लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, पैसा उधार लेता चला जाएगा तो इसके पास पैसा आएगा, और पैसा आता है तो हमने क्या सीखा है सर, कैश फ्लो में हमने ये सीखा है कि जब पैसा आता है तो प्लस करते हैं। देखो कितना पैसा आ गया, 20 और 10 30 40 और एक 50। इसने उधार लेते लेते 50,000 रुपए का उधार ले लिया, और 50,000 रुपए का जब इसने उधार लिया होगा तो बच्चों एक बात बताओ, इसके पास पैसा आया नहीं होगा जब इसने पैसा लिया होगा, तो पैसा आया है, और जब पैसा आता है तो प्लस करते हैं, तो ये हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये x, दोबारा से वही एग्जांपल ले लेते हैं x, अब y को क्या कर रहा है, ये x है ये y है। अब ये जो 50,000 रुपीज है, x ने क्या किया, x के पास इसके 50,000 रुपीज थे, x ने क्या किया, x ने इसको 10,000 रुपए पेमेंट कर दी। एक्स ने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू घट के अब 40,000 रुपए रह गई लाइबिलिटी की, एक्स की लाइबिलिटी घट के 40,000 रुपए रह गई। एक्स ने क्या किया, इसको कितने रुपए दे दिए, वाई को इसने 10,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए चुका दिए। जब इसने 10,000 रुपए वाई के चुका दिए तो बेटे क्या इसकी जेब में से 10,000 रुपए निकल के नहीं गए होंगे वाई के पास, इसकी जेब से 10,000 रुपए निकल के वाई के पास चले गए। और मैंने क्या पढ़ाया अभी, जब पैसा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है तो माइनस करते हैं, और आता है तो प्लस करते हैं। तो जितना ज्यादा उधार लोगे उतना ज्यादा प्लस करते चले जाओगे, और जितना ज्यादा उधार चुकाते चले जाओगे, लाइबिलिटी पे करते चले जाओगे, वहां पर माइनस करते चले जाओगे। क्वेश्चन में कैसे आता है, देखो क्वेश्चन में ऐसे आता है जैसे 2014 दे रखा होगा और 2015 दे रखा होगा, तो हमारी लाइबिलिटी होगी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू 2014 में दे रखी है 15,000, और 2016 में हो गई है 30,000। तो मैंने आपको बोला जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, इट मींस मेरे पास पैसा आ रहा है, किसी ने मुझे पैसा दिया और मेरी जेब में पैसा आ रहा है। तो जब जेब में पैसा आ रहा है पिछले साल की तुलना में इस साल पैसा ज्यादा हो गया, इट मींस लाइबिलिटी बढ़ी और मेरे पास पैसा आया होगा, और पैसा आता है तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जोड़ते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है। अब सपोज यही क्रेडिटर्स, यही वाले क्रेडिटर्स पिछले साल दे रखे थे मुझे 30,000 के, ठीक है ना, पिछले साल दे रखे थे 30,000 के, अब की बार ये क्रेडिटर्स रह गए 25,000 के। तो देखो लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मींस मैंने उधार चुकाया होगा, और जब उधार चुकाते हैं तो हमारी जेब में से पैसा निकलता है, और जब पैसा निकलता है तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ो बेटा अच्छे से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये। इसके जस्ट बाद मैं आपको सिखाऊंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसको समझो अच्छे से पहले। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी होती है वो यहां से करनी होती है कि हमारा नेट प्रॉफिट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन में कुछ दो बैलेंसेस गिवन होते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये हमें दो बैलेंसेस गिवन रहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। दो बैलेंसेस गिवन रहेंगे, या तो रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से गिवन रहेंगे या फिर इस नाम से गिवन रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस घटा देना है, जब ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही रहेंगे। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस माइनस कर दिया। अब बिफोर टैक्स पे जाने के लिए मुझे क्या क्या जोड़ना है, मुझे बिफोर टैक्स पे जाने के लिए
मुझे जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वो मुझे दिया हुआ है आफ्टर टैक्स का। आफ्टर टैक्स का सपोज दैट, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने 6 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है, मैंने 6 लाख रुपए कमाए हैं, 6 लाख में मैंने अपना 1 लाख का तो मैंने टैक्स दे दिया, ठीक है, 1 लाख का मैंने टैक्स दे दिया। जो ये मैंने टैक्स दे दिया, ये जो रिमेनिंग टैक्स बचा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको तो मैं यही बोलूंगा ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो बोलूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मुझे भाई, मेरे भाई, मुझे कहाँ निकाल, मुझे क्वेश्चन में कहाँ जाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो जब बिफोर टैक्स पे जाना है, तो मुझे जो ये टैक्स मैंने यहाँ पे माइनस किया ना, ये टैक्स मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, जब भी मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाऊंगा। तो ये कहने का मतलब है कि इनकम तब कितनी थी जब मैंने टैक्स पे नहीं किया। तो जब मैं टैक्स पे नहीं करूंगा तब मेरी इनकम कितनी थी, तब मेरी इनकम तब मेरी इनकम अगर मैं टैक्स पे नहीं करूंगा तो मेरी इनकम कितनी थी मेरे भाई, तब मेरी इनकम थी 6 लाख। और जब मैं टैक्स पे कर दे रहा हूं तब मेरी इनकम हो जा रही है 5 लाख। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता है। तो यहाँ देखो, सबसे पहला आइटम मुझे जोड़ना है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व में बैलेंस जा रहा होगा उसको मुझे जोड़ना है। अब जनरल रिजर्व में जो बैलेंसेस जा रहे होंगे क्वेश्चन में, तुम्हें दो बैलेंसेस दिए होंगे, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। तो दोनों में क्या निकालना है हमें, दोनों में हमें निकालना होगा डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा हमें जोड़ना है बेटे प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपका। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से साल का जोड़ना है, प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का जोड़ना है। पिछले साल का कैसे, जैसे पिछला ये 2023 है, ये 2024 है, तो इसमें प्रीवियस ईयर ये वाला है, तो हमें प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड जोड़ना होगा। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड, कौन से साल का जोड़ना है, इंटरिम डिविडेंड जोड़ना है मुझे करंट ईयर का। करंट ईयर कौन सा है, ये वाला करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड जोड़ना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी और हमेशा एक चीज याद रखनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ही जुड़ेगा, पेड नहीं जुड़ेगा। और मेड भी कौन सा, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब 2024 ऐसे। सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन में, ईयर बदल के भी दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, मेरा आंसर आ जाएगा। फिर आंसर आने के बाद मुझे क्या माइनस करना है, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर मैंने टैक्स पहले ही पे कर दिया हो और इनकम टैक्स वालों ने मुझे कुछ छूट दे दी हो, तो मैं उस छूट में से क्या करूंगा, टैक्स रिफंड माइनस कर दूंगा, और निकल के मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटे जो हमारा कैश फ्लो का मेनली क्वेश्चन शुरू होता है ना, वो मेनली क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये आपके एग्जाम में या आपके वाइवा में या आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भी आते हैं, तो हमें ये अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से इसका परफॉर्मा याद होना चाहिए, ताकि हमसे कोई पूछे तो हम एकदम से बता दें। अभी मैं आपको बस एक नॉन कैश आइटम और बताऊंगा, वो अच्छे से रट लेने हैं, ठीक है ना। अब देखो, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले एक्टिविटी मुझे डालनी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले मैंने आपको बोला था, जब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, जो कि मैंने अभी आपको सिखाई है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। तो बेटे उसके जस्ट बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट ऐड ऑन करनी होती है, जिनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट या नॉन कैश आइटम्स को हमें ऐड करना होता है। तो आइए देखते हैं नॉन कैश आइटम्स कौन से होते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो किसी भी एसेट की वैल्यू में टाइम के साथ साथ डिक्रीमेंट होता है या कमी आती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है जो कि हम किसी कंपनी से लेते हैं, और कंपनी हमसे उस डिवेंचर्स पे क्या लेती हैं, ब्याज लेती हैं, और ब्याज कौन से साल का लेती हैं, प्रीवियस ईयर का। तो ये भी प्लस करना है, नॉन कैश आइटम में आते हैं सब। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मैंने कोई फिक्स एसेट को बेचा है, बेचने पे फिक्स एसेट के जो मुझे नुकसान हुआ वो मैं यहाँ जोड़ूंगा। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल मैंने आपको बताया था, गुडविल का मतलब होता है गुड नेम इन द मार्केट। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि गुडविल की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, जैसे गुडविल 50,000 की थी और इस साल आके गुडविल अब मेरी रह गई है 40,000 की। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा मेरे भाई 10,000 रुपए, इसके सामने लिख देंगे।
फिर पेटेंट्स राइट ऑफ, ऐसे ही पेटेंट्स की है, अगर पेटेंट्स की वैल्यू गिरती है 50,000 से 40,000 हो जाती है तो उसके सामने लिख देंगे, ठीक है। माइनस करने वाले कौन से हैं, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड हमें जब मिलता है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो डिविडेंड जब हमें मिलेगा, डिविडेंड से जो इनकम होगी, जो भी इनकम होगी वो हमें माइनस करनी है, जो भी हमें नुकसान हो रहे हैं वो हमें प्लस करने हैं, ठीक है, अपोजिट है। डिविडेंड रिसीव हो रही है तो माइनस करने हैं, रेंट रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है तो यहाँ माइनस करना है, किसी भी एसेट को बेचने पर मुझे फायदा हो रहा है तो माइनस करना है, इंटरेस्ट मिल रहा है किसी भी चीज पर तो माइनस करना है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो मेरा आंसर आता है उस आंसर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हमने क्या सीखा, हमने पहली चीज आज हमने सीखी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। फिर हमने सीखे नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स या नॉन कैश आइटम्स भी बोलते हैं हम इनको, नॉन कैश आइटम्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे क्या होता है, इसके बाद हमारा होता है, हमने सीखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम आते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट आते हैं और करंट लायबिलिटी आती है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आती है ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आती है। ये सब हमने आज सीखा है अपनी इस क्लास में। ये जितना भी मैंने आज आपको काम कराया है ये सब ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, याद रखना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू होती है बिफोर